नमस्कार। धनु का आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विषय का अध्ययन करेंगे। पुस्तक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। पाठ 3, पाठ का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। अब शुरू करते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है घूर्णन गति और दूसरी है परिक्रमण। पहले तो क्या है घूर्णन गति और दूसरी गति है परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों और एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो पृथ्वी की हमें अब मालूम हो गया कि पृथ्वी 2 गतियाँ होती है। एक गति होती है घूर्णन गति और दूसरी गति है परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति किसे कहते हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, वो क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। और परिक्रमण गति कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। अब हम आगे चलें कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे समतलीय कक्षीय समतल कहते हैं। तो पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है और जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। कि प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं, हमारा प्रश्न ये बनता है कि प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं। कि सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है और जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। कि दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। अब हम देखेंगे कि 3.2 में देखें, हमें पता चलेगा कि दिन और रात इसमें कैसे समझाया गया है कि दिन और रात कैसे बनते हैं। ये देखो, ये रही हमारी पृथ्वी और इधर है सूर्य। पृथ्वी का जो ये भाग है वो सूर्य के सामने आ रहे हैं, तो यहाँ तो होता है दिन। और ये आगे जो पीछे का भाग है यहाँ होते हैं रात। ये दूर होने के कारण यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है। सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने से यहाँ रात होती है और इधर वाले भाग पर सूर्य की रोशनी सामने पड़ती है। सामने रोशनी होने से यहाँ दिन होता है और इस भाग को हम दिन और रात बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, विभाजित होने की क्रिया को प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। अब आगे चलें कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर
पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। मतलब घूर्णन के समय काल को मतलब समय को क्या कहा जाता है? पृथ्वी दिन कहा जाता है। और यह पृथ्वी की दैनिक गति है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। अब हम आगे चले। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अब अगला प्रश्न यह उठता है कि यदि या अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? तो इसका उत्तर यह होगा कि सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा और जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। तो इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो हमारा प्रश्न क्या था कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो सूर्य की तरफ वाले भाग में हमेशा दिन होगा और जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय में ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अब आगे चलते हैं कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है और उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 से 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। अब आगे चलें कि इसमें क्या बताया गया है कि हम हमारी सुविधा के अनुसार 365 दिन को ही एक वर्ष मानते हैं और वैसे तो 365 से 1/4 दिन में सूर्य पृथ्वी एक चक्कर सूर्य के चारों ओर चक्कर पूरा करती है, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। और अब है कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं और इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। जैसे एक बार फिर देखें इसको कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। जो 6 घंटे मिलकर एक दिन बनता है मतलब 24 घंटे के बराबर हो जाता है, तो उसे फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। और इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 दिन के बदले 29 दिन का माना जाता है कि हमेशा चौथे वर्ष में ये 29 दिन का माना जाता है और इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इसके कारण इसे 29 दिन का माना जाता है और नहीं ये 28 दिन का होता है और 29 दिन का होने के कारण इसे लीप वर्ष कहा जाता है। और ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। अब है पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। कि ऋतुओं में परिवर्तन होता है वह सूर्य की स्थिति में
वह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जैसे कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी वसंत, कभी शरद ऋतु, ऐसे ये ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ये ऋतुएं बदलती रहती है। अब आगे चलें कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। 21 जून के महीने में 21 तारीख को सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका है और पृथ्वी सूर्य की ओर उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुकी हुई है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है और ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में ऊष्मा कम प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। अब एक बार फिर देखें कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की, और जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है और 21 जून को, और वहाँ सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में गर्मी अधिक होती है और ध्रुव के पास वाले अन्य क्षेत्रों में ऊष्मा कम प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। प्लस उत्तरी ध्रुव झुका होने के कारण यहाँ 6 महीने तक लगातार दिन रहता है और उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है कि 6 महीने लगातार उत्तरी ध्रुव 6 महीने लगातार सूर्य की तरफ झुका होने के कारण यहाँ सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है और इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत कहते हैं। अब हम आगे चलें कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब पहले तो हमने पढ़ा कि उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण वहाँ सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती थी और अन्य क्षेत्रों में तिरछी सूर्य की किरणें पड़ती थी और कर्क रेखा पर सीधी पड़ने के कारण वहाँ गर्मी ज़्यादा थी। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण ध्रुव। तो 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव की सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है और दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है और इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। और पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। और कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है और 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कि 21 मार्च को और
23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि पृथ्वी किसी क्योंकि ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है और पृथ्वी पर दिन और रात बराबर इस समय बराबर होते हैं और इसे विषुवत कहा जाता है। इसे विषुव कहा जाता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को 21 मार्च को और 23 सितंबर को कि कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है और नहीं झुके होने के कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे विषुवत कहा जाता है। अब आगे हैं कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसकी विपरीत होती है जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। कि 23 सितंबर को एक बार फिर देखें कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, वसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को इसकी स्थिति इसके विपरीत होती है कि उत्तरी गोलार्ध में होता है वसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। कि पृथ्वी की इस घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन एवं रात और पृथ्वी ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।